यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। वे 89 साल के थे। लखनऊ की पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। 4 जुलाई को उन्हें संजय गांधी पीजीआई के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। कल उन्होंने अंतिम सांस ली। अब आज लखनऊ से उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ ले जाया जाएगा। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना गोरखपुर का दौरा रद्द करने का फैसला किया और तुरंत पीजीआई पहुंचे। उसके बाद वे कल्याण सिंह के आवास पर भी गए। सीएम के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। योगी ने पूरे यूपी में 3 दिन के लिए राजकीय शोक का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। कल्याण सिंह के निधन के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच रहे हैं। आज पार्थिव शरीर को यूपी विधानसभा में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उससे पहले सुबह 9 बजे से 11 बजे तक उनके आवास पर पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन हो सकेंगे। फिर दोपहर में 1 से 3 बजे तक बीजेपी कार्यालय में पार्थिव शरीर रखा जाएगा। बीजेपी कार्यालय से एयरपोर्ट तक 4 बाग होते हुए शव यात्रा भी निकालने की तैयारी है। नड्डा भी इसमें शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे विशेष विमान से लखनऊ से अलीगढ़ लाया जाएगा। कल पूर्व मुख्यमंत्री का अंतिम संस्कार अलीगढ़ के नरोरा में गंगा के तट पर किया जाएगा। पिछले 2 महीने में आज सही 2 महीने उनको अस्पताल गए हुए हुए और 3 बार ऐसी स्थिति हुई कि बाबूजी स्वस्थ होकर के घर आने की स्थिति में आ गए, लेकिन अचानक इन्फेक्शंस बढ़ जाने के कारण स्थिति अचानक से हमारे हाथों से बाहर निकलने लगी। कल्याण सिंह के निधन से शोक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा है कि उनका जनमानस से अद्भुत जुड़ाव था। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दृढ़ता पूर्वक साफ सुथरी राजनीति को प्रश्रय दिया। वो शासन व्यवस्था से अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को बाहर किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताते हुए कहा है कि उन्होंने समाज के हाशिए के करोड़ों लोगों को आवाज दी। पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर बीजेपी नेताओं के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने भी शोक जताया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने शोक जताया है तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शोक जताते हुए परिजनों को सांत्वना दी है। आज बाबूजी हम सबके बीच नहीं है। कभी उन्होंने छोटे बड़े में फर्क नहीं किया। छोटा बड़ा कार्यकर्ता कोई आता था उनसे खुले दिल से अपनी बात कह सकता था और सबकी बात सुन करके वो आशीर्वाद देते थे और उसका जो भी काम होता था बाबूजी करते। मैं उनके पास आता था, बैठता था और पूरी बात बताते थे कि कैसे एक राजनीतिक व्यक्ति को दृढ़ता के साथ पब्लिक की समस्याओं का सामना करना चाहिए। कल्याण सिंह के निधन पर अलीगढ़ में भी लोग गमगीन हैं। अंतिम सांस लेने की खबर के तुरंत बाद तमाम पार्टियों के नेता उनके आवास पर पहुंचे और शोक जताया। बाबूजी के नाम से जाने जाने वाले कल्याण सिंह के लिए लोगों ने कहा कि वो पिछड़ों की आवाज थे। कल्याण सिंह ने पहली बार 1991 में यूपी की कुर्सी संभाली थी। वे यूपी में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी भी संभाली। वे हमेशा से बीजेपी के साथ रहे। हालांकि 2 बार 1999 और 2009 में पार्टी से अलग रास्ता अपनाया, लेकिन आखिरकार वो अंतिम सांस तक बीजेपी में ही रहे। 1992 में अयोध्या का विवादित ढांचा गिरने के वक्त वही यूपी के मुख्यमंत्री थे। सीबीआई की अदालत ने उन्हें इस केस में बरी कर दिया था। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस हिंदुस्तान लाने का ऑपरेशन जारी है। आज करीब 85 लोग भारत पहुंच सकते हैं। कल काबुल से इन लोगों को निकाला गया था, जिसके बाद प्लेन तजाकिस्तान में रुका। इस बीच काबुल से रोजाना 2 फ्लाइट से भारतीयों को वापस लाने की मंजूरी मिली है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों से बातचीत के बाद अमेरिकी सेना ने हामी भर दी है। अफगानिस्तान के कई शहरों में जारी विरोध के बीच तालिबान की ओर से बड़ा दावा किया गया है। तालिबान ने कहा है कि पंजशीर में लड़ाकों का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद उनके साथ आने को तैयार है। आतंकी संगठन हक्कानी ने यह ऐलान किया है।
अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान में तालिबान को रोकने वाला अब कोई नहीं होगा, क्योंकि अहमद मसूद की ही अगुवाई में तालिबान के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी काबुल जा सकते हैं। पाकिस्तान पहले ही तालिबान के समर्थन का ऐलान कर चुका है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने तो बंदूक की जोर पर सत्ता पर कब्जे को गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाला बताया था। माना जा रहा है कि तालिबानी आतंक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री के काबुल दौरे की खबर इन दावों पर मुहर लगा रही है। अफगानिस्तान संकट पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि अमेरिकी नागरिकों और अमेरिका के साथ काम करने वालों को बचाना प्राथमिकता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कमला हैरिस की दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। 200 अफगानी लोगों को लेकर ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का विमान ब्रिटेन पहुंचा। मध्य इंग्लैंड में ब्रिज नॉर्टन के रॉयल एयरफोर्स बेस में विमान उतरा। पहले साल 5000 अफगानी नागरिकों को शरण देने की ब्रिटेन सरकार की योजना है, जिसमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संकटग्रस्त तालिबान से इंडोनेशिया ने भी अपने राजनयिकों और नागरिकों को बाहर निकाला। इंडोनेशियाई विमान 2 दर्जन से अधिक लोगों को काबुल से लेकर जकार्ता पहुंचा। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने जकार्ता पहुंचे लोगों का एयरबेस पर स्वागत किया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तालिबान के बहाने केंद्र पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तालिबान ने अमेरिका को भागने पर मजबूर किया। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, जिस दिन सब्र का इम्तिहान टूटेगा आप भी नहीं रहोगे, मिट जाओगे। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत शुरू करने की अपील की। साथ ही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दोबारा देने की मांग की। बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। तालिबान के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोलकर महबूबा मुफ्ती बीजेपी के निशाने पर आ गई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती के बयान को देश विरोधी बताया और कहा कि वो कश्मीर में तालिबान का राज चाहती है, लेकिन हमारी सरकार सभी आतंकियों का सफाई कर देगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को इस समय ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है। उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान देश विरोधी नारों के मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने देश विरोधी नारों के मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी हरकत को तालिबानी सोच से जोड़ दिया और कहा कि ऐसी सोच वालों को कुचल दिया जाएगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी को गिरफ्तार किया है। सुशील लखनऊ का रहने वाला है। पूछताछ में सुशील तिवारी ने बताया कि उसने कार्यक्रम के बारे में वकील अश्विनी उपाध्याय का व्हाट्सएप मैसेज देखा था। इसके बाद वो कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पीएम मोदी ने झूठे केस में फंसाने के लिए 15 लोगों के नाम की लिस्ट सीबीआई और ईडी को सौंपी है, ताकि आने वाले चुनाव में लोगों को बर्बाद किया जा सके। सिसोदिया ने कहा कि इस काम का जिम्मा पीएम मोदी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को सौंपा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ईमानदारी से काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री जिसे भेजकर हमारी जांच कराना चाहें करा लें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पलटवार किया है। आदेश गुप्ता ने कहा है कि अगर केजरीवाल सरकार ने डीटीसी बस खरीद में घोटाला नहीं किया तो वो जांच से क्यों डर रहे हैं। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, तू इधर उधर की बात ना कर, पहले ये बता कि डीटीसी बस का कारवां किसने लूटा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी 23 अगस्त से बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ग्रेटर नोएडा के आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज से इस अभियान की शुरुआत करेंगे और प्रदेश के 27,700 शक्ति केंद्र पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल भी ग्रेटर नोएडा में बूथ विजय अभियान में मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे।
देश में जाति आधारित जनगणना की मांग तेज होती जा रही है। सोमवार को 10 दलों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जाति आधारित जनगणना की मांग करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री जनक राम भी शामिल होंगे। इसके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम से मिलेंगे। जातिगत जनगणना पर पीएम मोदी से होने वाली मुलाकात से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये लोगों की इच्छा है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। पंजाब सरकार ने 2,85,000 खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए 520 करोड़ रुपए की कर्ज राहत योजना शुरू की है। इसके साथ अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को समर्थन जारी रखने का भी ऐलान किया है। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते उज्जैन की शिप्रा नदी उफान पर है। यहाँ के घाट और घाटों पर बने मंदिर जलमग्न हो गए हैं। शिप्रा का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे वहाँ छोटे पुल पर भी पानी भरा है, जिसके बाद पुल पर आवाजाही बंद करा दी गई है। वहीं घाट पर होमगार्ड सैनिक तैनात हैं, जो लगातार श्रद्धालुओं से नदी पर न आने की अपील कर रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समस्तीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस दौरान नीतीश कुमार ने आपदा केंद्र, राहत शिविर के हालातों का जायजा लिया। इससे पहले भागलपुर और कटिहार का जायजा लिया था। दरभंगा में जमींदारी बांध करीब 20 फीट टूट गया, जिसके बाद तेजी से बागमती नदी का पानी खेत खलियान होते हुए गांवों की तरफ बढ़ने लगा है। बांध टूटने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अधिकारियों को सूचना दी गई। पुलिस मजदूरों के साथ कटाव वाली जगहों को बांधने में जुट गई है। सोनीपत में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सोनीपत में रेलवे अंडरपास 10 फुट तक भर गया तो युवक तैराकी करते नजर आए। जल भराव से लोग बेबस नजर आए। लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहीं सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कोलकाता के शिवपुर इलाके में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक युवक के ही 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोस्तों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। इस बीच मृतक युवक ने हथियार से हमले की कोशिश की, तभी एक युवक ने हथियार छीनकर उस पर ही हमला कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायल युवक को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 15 असलहे बरामद किए हैं, साथ ही हथियार बनाने का सामान भी जब्त किया है। पुलिस ने अवैध असलहा बनाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से तमंचे बरामद किए थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में पुलिस को अवैध असलहा फैक्ट्री का पता चला, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। इस्माइल साबरी याकूब ने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ। इसके साथ ही देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी की फिर हुई सत्ता में वापसी। नई सरकार के सामने महामारी और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती। पाकिस्तान में चीनी कर्मियों को ले जा रहे काफिले पर आत्मघाती हमले की चीनी दूतावास ने कड़ी निंदा की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को चीनी नागरिकों को ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाकर किया गया था हमला। धमाके में 2 बच्चों की मौत हुई, एक चीनी नागरिक हुआ घायल। राजधानी प्योंगयांग में आवासीय योजना का निरीक्षण करते नजर आए उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन। किम के साथ उनके सैन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते नजर आए किम जोंग। उत्तर कोरिया की सरकार ने टेलीविजन में जारी की किम की तस्वीरें। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में फिर लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। लॉकडाउन के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने निकाली रैली। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई जमकर भिड़ंत। कई प्रदर्शनकारी हुए चोटिल। एक दिन में रिकॉर्ड 894 संक्रमितों की हुई ऑस्ट्रेलिया में पहचान। सख्त लॉकडाउन के बावजूद न्यूजीलैंड में बढ़ने लगे कोरोना के नए मामले। 24 घंटे में 21 नए संक्रमितों की हुई पहचान। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने चेतावनी देते हुए कहा कि देश में और बढ़ सकते हैं डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या। प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना नियमों के पालन की अपील की। वियतनाम सरकार लॉकडाउन के दौरान लेगी सेना की मदद। प्रतिबंधों की वजह से घरों में मौजूद लोगों को सेना की मदद से पहुंचाया जाएगा भोजन और दवाएं। लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए भी सेना दिखाएगी रास्ता। वियतनाम भी डेल्टा वेरिएंट के कहर से है बेहाल।
दुनिया में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। अब डेल्टा वेरिएंट की वजह से बढ़ने लगी संक्रमितों की संख्या। दुनिया भर में 21 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोग अब तक संक्रमित, 44,31,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। डेल्टा वेरिएंट की वजह से पैरालंपिक खेलों पर मंडराने लगे संकट के बादल। 4 और देशों ने खेलों से अपना नाम लिया वापस। खेल से पहले एक और पैरालंपिक खिलाड़ी हुआ संक्रमित। अफगानिस्तानी खिलाड़ी देश में सियासी संकट के कारण पैरालंपिक खेलों में नहीं लेगा हिस्सा। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक दर्शकों के बिना पैरालंपिक खेलों का आयोजन। मेक्सिको में तूफान ग्रेस का खतरा और बढ़ा। वेराक्रूज तट से टकराया तूफान। स्थानीय मछुआरों ने तूफान से बचने की पूरी की तैयारी। तूफान के बाद मौसम विभाग ने दी भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी। शहरी इलाकों में भूस्खलन का भी खतरा। आज तक बेमिसाल 20 साल।